दोस्तों नमस्कार। कल की कहानी हद है बेशर्मी की, उलझते रिश्ते भाग 4। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कहानी का अगला भाग। कहानी के पिछले भागों में आप सब ने पढ़ा कि सालों बाद अपने ससुराल आई प्रभा के प्रति उसके जेठ जी का व्यवहार ठीक नहीं था। प्रभा अपने कुंवारे जेठ जी को कैसे सिखाएगी सबक, चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी में। अपने जेठ जी की घूरती नज़रों के कारण प्रभा शादी के फंक्शन में भी सहज नहीं रह पाई। वह हमेशा नज़रें बचाती रही, परंतु जेठ जी की हरकतें ठीक नहीं थी। कोई अनहोनी ना हो और जेठ और बहू का यह रिश्ता हमेशा आदर सम्मान का रिश्ता बना रहे, इसके लिए प्रभा जेठ जी से बचने की कोशिश करती रही। वह ननद के साथ अधिक से अधिक समय रहती या फिर अपनी सास के पास चली जाती। अखिल पर शादी के कामों की जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वह काम में लगा हुआ था। इन सब बातों से प्रभा का मन बहुत परेशान था। वह अपने देवर की शादी एंजॉय करने आई थी। सोचा था सारे अरमान पूरे करेगी, कितना हंसी मजाक होगा। भाभी होने के नाते सारी रस्में उसी के हाथों से होगी और वह अपने देवर देवरानी को ढेर सारा आशीर्वाद देगी। परंतु जेठ जी की हरकतों के चलते उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। हंसना भी सोच समझकर पड़ रहा था, क्योंकि जेठ जी की तिरछी निगाहें हमेशा उसकी तरफ होती। जैसे तैसे करके शादी के सारे प्रोग्राम निपट गए, सभी घर वापस भी आ गए। अब प्रभा को अपने से अधिक चिंता अपनी छोटी देवरानी की हो रही थी, क्योंकि जेठ जी की ऐसी हरकतों के चलते उसकी देवरानी का इस घर में रहना शायद ठीक नहीं था। प्रभा ने सोचा वह तो 2-4 दिन में अपने पति अखिल के साथ गांधीनगर चली जाएगी, परंतु बेचारी सुनिधि का क्या होगा? उसे तो इसी घर में रहना है। यदि जेठ जी का ऐसा ही व्यवहार उसके प्रति भी रहा तो न जाने क्या अनहोनी घटना घट जाएगी। रात को सोने से पहले प्रभा ने अखिल से बात की। क्या तुम्हें अपने बड़े भाई का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लग रहा? अखिल बोला, प्रभा तुम ऐसे ही फिक्र कर रही हो, भैया बहुत अच्छे हैं। प्रभा बोली, नहीं अखिल, यह बात ऐसे ही टालने की नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह का व्यवहार जेठ जी ने मेरे साथ किया है, अगर वे सुनिधि के साथ भी ऐसे ही पेश आएंगे तो क्या पता क्या घटना घट जाए। सुनिधि ना समझ है, गलती चाहे जेठ जी से हो या सुनिधि से, घर तो हमारा ही बर्बाद होगा। भविष्य में हमें तो 2-4 दिन के लिए किसी फंक्शन या पार्टी अटेंड करने के लिए ही आना होगा, परंतु सुनिधि को यहाँ हमेशा रहना है। मैं यह नहीं कहती कि जेठ जी गलत हैं। तुम ही सोचो, जब भगवान इंद्र के कदम बहक सकते हैं और वे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध होकर गलत कदम उठा सकते हैं, तो फिर जेठ जी तो एक इंसान है। हमें अपने प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। जेठ जी की ऐसी हरकतों को नज़रअंदाज करके हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। प्रभा के ऐसा समझाने पर अखिल भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, परंतु भैया शादी ना करने का प्रण ले चुके हैं। कंचन के अलावा कोई और लड़की उनकी नज़रों में चढ़ती ही नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वे शादी नहीं करेंगे। प्रभा बोली, अखिल हम कोशिश करेंगे जेठ जी को शादी के लिए मनाने की। यहाँ आकर पिछले 6-7 दिनों में मैंने यह तो महसूस किया है कि जेठ जी मेरी सूरत और सीरत को पसंद करते हैं।
यदि उन्हें मेरे जैसी दिखने वाली, मेरा मतलब है मेरे जैसी कद काठी वाली लड़की मिले तो वे शादी के लिए राजी हो सकते हैं। अखिल बोला, अब तुम्हारे जैसी लड़की कहाँ से लाऊं? भगवान ने तुम्हें एक मात्र ही बनाया है, वह भी मेरे लिए। और वह हंसने लगा। प्रभा, तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है, कभी तो गंभीरता पूर्वक सोच लिया करो। लड़की लाने अब बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बहन आभा है ना, उसका रंग रूप बहुत कुछ मुझसे मिलता जुलता है अखिल, परंतु उनके पैर वाली बात के लिए भैया शायद राजी ना हो पाए। प्रभा, कोशिश करके देखते हैं, ऐसा करते हैं, भैया को इस बार अपने साथ गांधीनगर ले चलते हैं। उन्हें दीदी के पैर के बारे में नहीं बताएंगे, पहले वह दीदी को देख ले, उसके बाद आमने सामने बैठकर सारी बात क्लियर कर देंगे। अगर उन्हें दीदी पसंद आ गई तो मुझे नहीं लगता कि पैर वाली बात कोई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। शादी के सभी काम निपटाने के बाद अखिल ने अपने बड़े भाई से उनके साथ गांधीनगर चलने के लिए कहा और वे तुरंत ही मान भी गए। जैसे प्रभा ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्रभा की सूरत जेठ जी को हमेशा लुभाती थी और ऐसी ही सूरत सीरत वाली प्रभा की बड़ी बहन आभा को देखकर वे शादी के लिए मना नहीं कर पाए और दोनों की शादी तय हो गई। इस प्रकार प्रभा ने अपनी समझदारी से अपने जेठ जी का भी घर बसा दिया और अपने साथ कोई बड़ी अनहोनी होने से अपने और अपनी ससुराल को भी बचा लिया। तो दोस्तों, हमारे वर्तमान में अगर कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो जो ठीक नहीं है उसे नज़रअंदाज ना करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसी में समझदारी है। जिस तरह से प्रभा ने उलझते रिश्तों को सुलझाया, ऐसे ही दिमाग से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कदम से कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।